अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा है और लेक्चर नंबर 116 तक हमने एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 जिसका टाइटल है कॉनिक सेक्शन वो चल रहा था और हमने 6.2 जो है वो कंप्लीट की थी। ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है और 6.3 में हमने जो पहला सवाल प्रूफ करना है वो लिखा हुआ है प्रूव दैट नॉर्मल लाइन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर जो नॉर्मल लाइन होती है उस पर कंपल्शन होती है कि उसने लाजमी सर्कल के सेंटर से पास करना है। तो ये बात बच्चों हम लोगों ने प्रूफ करनी है। तो बच्चों लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को मालूम है कि आपने क्या करना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर देने हैं ताकि आने वाले जितने भी नए लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो बच्चों दूसरा, आपने वीडियो क्वालिटी लाजमी एडजस्ट करनी है। अगर आपकी वीडियो में वो बोर्ड जो है वो ब्लर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है वाइट बोर्ड ब्लर नहीं आ रहा, बल्कि आपने वीडियो क्वालिटी जो है वो ठीक करनी है। मिनिमम वीडियो क्वालिटी जो है वो 360 पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप के पास नेट अच्छा है या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 480 पर या 720 पर जाकर देखिए, आपको वाइट बोर्ड क्लियर दिखाई देगा। अगर आप 360 पॉइंट यूज़ करेंगे तो मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा देंगे ताकि वाइट बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे। तो बच्चों शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो शुरू क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखता है प्रूव दैट नॉर्मल लाइन्स ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने ये बात क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखो अब ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पर ये हमारे पास एक पॉइंट P मौजूद है। इस पॉइंट P से एक लाइन गुजरती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। तो इस लाइन को हम नाम देते हैं किसका, टेंजेंट लाइन का। और पॉइंट P से एक और लाइन हम गुजारते हैं जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरती है। तो इस लाइन को हम नाम देते हैं किसका, नॉर्मल लाइन का। तो बच्चों ये बात हमने प्रूफ करनी है कि नॉर्मल लाइन जो है वो उस पर कंपल्शन है कि वो लाजमी तौर पर कहाँ से गुजरेगी, सर्कल के सेंटर से गुजरेगी। ये बात हमने क्या करनी है, साबित करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखें इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन फ़र्ज करनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी आ सर्कल। ये हमारे पास क्या है जी, एक सर्कल है। तो एक सर्कल के बाद हमने क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के उसमें इस सर्कल के मुताबिक हमने सेंटर जो है वो पुट करना है। देखें ये जो सर्कल मैंने कंसीडर किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके मुताबिक सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 यानी ओरिजिन पर वाक़ है और इसका जो रेडियस है वो ए है। तो बहरहाल मुझे इससे गर्ज नहीं, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बी अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड हैविंग रेडियस इज ए। और उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, ए है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी सर्कल की इक्वेशन दी हुई है उसका डेरिवेटिव लेना है। याद रखो डेरिवेटिव जो होता है किसी भी कर्व का वो उस कर्व के टेंजेंट के स्लोप को जाहिर करता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
पूरी इक्वेशन को बच्चों 2 से डिवाइड करके 2 को कैंसिल कर देंगे और dx बाई dx जो है ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास dy ओवर dx जो हासिल होगा वो होगा -x डिवाइडेड बाय y, यानी x को दूसरी तरफ ले जाएंगे -x हो जाएगा और y से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -x ओवर y। अच्छा, अब हमारे पास बच्चों क्या करना है, हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है p ऑफ x1 y1 है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट p ऑफ x1 y1 p ऑफ x1 y1 इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हमारे पास p ऑफ x1 y1 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में डेरिवेटिव में पुट करूं तो इस पॉइंट p पर हमें टेंजेंट का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx एट द पॉइंट p ऑफ x1 y1 दिस इज़ इक्वल टू -x1 ओवर y1। यानी मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 को क्या कर दिया है बच्चों, पुट कर दिया है। तो ये जो मेरे पास हासिल हुआ है दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे चूँकि टेंजेंट से कोई गर्ज नहीं है, टेंजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना किससे है, नॉर्मल से है। तो इसलिए मुझे स्लोप भी नॉर्मल का चाहिए और मुझे इक्वेशन भी नॉर्मल की चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। आपको पता है कि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 4 में हमने ये बात सीखी हुई है कि अगर हमें टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेने से नॉर्मल का स्लोप हमें हासिल होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें साइन चेंज करना है, माइनस है इसको प्लस कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे y1 ओवर x1। ये बन जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट x1 y1। अच्छा, अब यहाँ से आगे हमने क्या करना है, जस्ट वो इक्वेशन लिखनी है, स्लोप पॉइंट फार्मूला जो हम जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, देखें y1 और x1 की जगह तो यही x1 y1 पुट हो जाएगा, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m की जगह। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे y0 और x0 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फार्मूले के अंदर ना चेंज हो जाए। y माइनस y0 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। तो y0 और x0 की ये वैल्यू हमें x1 और y1 दी हुई है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं। तो x0 की y0 की जगह y1 हो जाएगा, m की जगह y1 ओवर x1 हो जाएगा इंटू x माइनस x1 नॉट की जगह x1 हो जाएगा। अब आपने इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी ये x1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज़ x1 y माइनस हो जाएगा x1 y1 इज़ इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, y1 x माइनस हो जाएगा x1 y1। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, x1 y1 को आपस में कैंसिल कर देना है क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये करना है कि आप लोगों ने करना है भाई x1 y इज़ इक्वल टू y1 x। ये बन गई आपके पास नॉर्मल लाइन की
इक्वेशन। अब आपने ये प्रूफ करना है कि क्या नॉर्मल लाइन सेंटर से गुज़रती है या नहीं गुज़रती। तो बच्चों आप लोगों ने ये सेंटर उठाकर नॉर्मल में करना है पुट। अगर ये सेंटर नॉर्मल को सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब है ये नॉर्मल लाइन सेंटर से गुज़रती है, और अगर ये सेंटर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉर्मल लाइन सेंटर से नहीं गुज़रेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी नाउ x1 इंटू, अब देखिए x1 और y1 की जगह आपने कुछ नहीं पुट करना, क्योंकि x1 y1 तो कांस्टेंट पॉइंट है ना, वो तो ऑलरेडी पॉइंट का हिस्सा थे, कोऑर्डिनेट्स थे। तो हमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा x1 इंटू 0, दिस इज़ y1 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है हेंस ये बात प्रूव हो गई कि नॉर्मल लाइन सर्कल की जो भी होगी, जिस भी पॉइंट पे, पूरे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जिस भी पॉइंट पे आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ड्रा करेंगे वो लाजमी तौर पर सेंटर से गुजरेगी। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड every normal passes through center। हर नॉर्मल जो है वो सर्कल के बच्चों सेंटर से लाजमी तौर पे क्या करता है, पास करता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था 6.3 एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 6.3 का बच्चों, वो इसी थ्योरम का रिवर्स प्रोसेस है। उसमें हमने क्या करना है, बहुत थोड़ा सा चेंज लेकर आना है और उसके बाद इंशाल्लाह वो आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमने चेंज क्या लेकर आना है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, लिखी हुई है प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, यानी वो लाइन जो कहाँ से ड्रॉ की जाए, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की जाए, ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और वो लाइन जो है वो टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देखें दो बातें हो गई। सर्कल की जो लाइन है वो एक तो सेंटर से ड्रॉ की जा रही है, दूसरा वो परपेंडिकुलर हो रही है किस पर, टेंजेंट पर। तो मतलब लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो वो लाजमी तौर पर कहाँ से गुजरेगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरेगी। पहले हमें ये पता था कि लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रही है, और प्रूव ये करना था कि 0 0 से भी लाजमी गुजरेगी। अब हमें ये पता है कि लाइन 0 0 से गुज़र रही है और साबित ये करना है कि वो x1 y1 से भी लाजमी तौर पर गुज़रेगी। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा आइडिया है। हम इस लाइन को इस सवाल के अंदर नॉर्मल लाइन नहीं कहते, इसको जस्ट क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। हम इसको नाम देते हैं परपेंडिकुलर का। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही सर्कल की इक्वेशन फ़र्ज करनी है, उसका सेंटर 0 0 लेना है, रेडियस a लेना है, उसके दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है बच्चों। dy/dx की वैल्यू -x/y हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे कि p of x1 y1 इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। चलें यहाँ तक आपने सेम चलना है। उसके बाद आपने कहना है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट p of x1 y1, वो हो जाएगा हमारे पास -x1/y1। यहाँ तक भी सेम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल लाइन नहीं लिखना, आपने लिखना है जी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी वो लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है उसका स्लोप। देखिए मैं रेड से लिख रहा हूँ उसको ताकि आपको पता चले कि ये चेंज आ रहा है। परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज़ इक्वल टू y1 ओवर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ये नहीं लिखना, आपने नॉर्मल को हटा देना है क्योंकि हमें नहीं पता वो नॉर्मल है या नहीं है। हमने यहाँ पर भी वही परपेंडिकुलर का वर्ड ही यूज़ करना है। परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट, यहाँ पे x1 y1 नहीं लिखना, यहाँ पे क्या करना है, आपने सर्कल का सेंटर लिखना है 0 0। जो भी सर्कल का सेंटर है हम उसको c से जाहिर कर देते हैं, तो सर्कल के सेंटर की बात हो रही है। तो अब हमारे पास लाइन गुज़र कहाँ से रही है, 0 0 से गुज़र रही है, और उसका स्लोप क्या है, y1/x1 है। तो बच्चों सेंटर भी मालूम हो गया, वो जिस पॉइंट से लाइन गुज़र रही है वो पॉइंट भी मालूम हो चुका,
और स्लोप भी मालूम हो चुका। बाकी हमने वही स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, y माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो बस अब यहाँ पे y नॉट और x नॉट की जगह पे पहले आपने इस्तेमाल किया था y1 और x1, अब आप इस्तेमाल करेंगे 0 एंड 0, क्योंकि x नॉट की वैल्यू भी 0 है और y नॉट की वैल्यू भी 0 है। तो ये आपने बस चेंज लेकर आना है, बाकी काम सारा का सारा वही है जो मैंने रेड कलर से लिखा है। जस्ट इतना सा चेंज लेकर आना है आपने, कोई बहुत बड़ा चेंज है वो नहीं लाना। तो देखें, जब यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो अल्टीमेटली ये टर्म तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि x1 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से y1 जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके पास बाकी यही बच जाएगा, x1 y इज़ इक्वल टू y1 इंटू x। अब आपने साबित ये करना है कि ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन आ चुकी और ये परपेंडिकुलर की इक्वेशन जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है। नाउ परपेंडिकुलर passes through the point of tangency, तो बच्चों आपने जस्ट क्या करना है, y और x की जगह पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो पुट कर देना है। आपने लिखना है x1, y की जगह हो जाएगा y1 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास y1 और x की जगह हो जाएगा x1। तो बच्चों ज़रा देखिए गौर से, x1 y1 और x1 y1 दोनों बराबर ही तो आ गए। यानी आप इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं ना कि कैंसिल करके दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास इस इक्वेशन को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बात फिर साबित हो जाती है कि सर्कल के सेंटर से जब भी आप टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस पर लाजिम है कि वो लाजमी तौर पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरेगा। तो बच्चों ये था हमारे पास सेकंड थ्योरम। तो उम्मीद है कि आपने इस ज़रा से चेंज को आपने महसूस कर लिया होगा, आपने इसको अपने जहन में बिठा लिया होगा। तो यानी एक क्वेश्चन याद करना है, एक क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, दूसरे में ज़रा सा ये चेंज आपने जहन में रखना है। तो आपके 2 प्रूफ जो हैं बड़े आसानी से हो जाते हैं और ये दोनों प्रूफ मार्क कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 118 होगा उसमें हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और अगर अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं तो काइंडली इसका जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को मल्टी मैथमेटिक्स का नाम बताइए, बिलखसूस उन दोस्तों को भी बताइए जो हमारे पास इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मतलब वो मैट्रिक एग्ज़ाम दे चुके हैं और इंटर में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं। तो उनको लाजमी गाइड कीजिए कि वो इस चैनल को फॉलो करें ताकि उनका जो स्टडी का मयार है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चला जाए। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरी दुआएं शामिल हैं इस बात में कि मतलब अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।